हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिग्री प्लस डिप्लोमा होल्डर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीएल के तरफ से जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आपको इसके कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके रिगार्डिंग हम आपको जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग जो 2023 का नोटिफिकेशन है, इसके रिगार्डिंग हम आपको सभी सब्जेक्ट के सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस चैनल पर आपको सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको बता दें, ताकि आपको एक अनुभव हो जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस लेवल का आता है, क्या पैटर्न रहता है, ये आपको पता चल जाए। चलिए आगे बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पेपर है ये 14/11/2018 यानी 14 नवंबर 2018 को एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था उसका ये पेपर है। इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए, हम आपको हिंदी लैंग्वेज में समझा देंगे, आप टेंशन न लें। जैसा कि आप जानते हैं ये 2 घंटे का पेपर होता है। ये 9 से 11 पेपर कंडक्ट किया गया था, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए ये पेपर हुआ था। चलिए इसमें हम आपको 30 क्वेश्चन जो टेक्निकल का है वो पहले बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में 30-30 क्वेश्चन का पार्ट बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें जो इसके रिगार्डिंग जो इमेज रहेगा हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ आप इसका जो ऑफिशियल इमेज होता है जो मार्केट में मिलता है वो आपको यहाँ 1 बाय 1 देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू टेस्ट द डैश ऑफ ए सेल। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों, किस लिए किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको ये देख सकते हैं हाइड्रोमीटर का सिंबल आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको बता दें हाइड्रोमीटर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे घनत्व, क्या घनत्व है, बादलों का क्या घनत्व है, हवा का क्या घनत्व है, घनत्व को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सभी ऑप्शन के बारे में। आपको बता दें करंट को नापने के लिए हमें एमीटर की आवश्यकता पड़ती है, पावर को नापने के लिए हमें वाटमीटर की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बाद वोल्टेज को नापने के लिए हमें वोल्टमीटर के उपयोग किया जाता है। उम्मीद है सभी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। इसमें पूछा जा रहा है कि जो अच्छे इंसुलेटर होते हैं उनका क्या प्रॉपर्टीज होती है। आपको बता दें जो इंसुलेटर होते हैं, जैसे आप खंभे में आप देखे होंगे जो ऊपर इंसुलेटर लगा रहता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, वो एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। क्योंकि जो उसका काम क्या है कि वो करंट को अपोज करे, ताकि जो कंडक्टर में है कंडक्टर से करंट खंभे में होकर ग्राउंड पर ना आ जाए, इसलिए उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रखा जाता है एंड हाई डाइलेक्ट्रिक होता है। और आपको बता दें नॉन पोरस होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब जो जल्दी से टूटे ना, और चिकना होना चाहिए ताकि उस पर बारिश की जो है वो उस पर रुके ना, ताकि सभी बारिश की जो पानी है वो नीचे चला जाए। ये सभी उसके गुड इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज हैं। हम आपको जब क्लासेस बताएंगे उसमें आपको इंसुलेटर के बारे में डिटेल्ड आपको बताएंगे। इसमें इतना ही बताते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस इन ए। फेज सीक्वेंस आपको बता दें, जैसे कि आप वायर देखते हैं, 3 वायर लगा रहता है जिसमें एक आर, एक वाई, एक बी, 3 वायर लगे होते हैं जिसे क्या कहते हैं, आर वाई बी तीनों ये फेज सीक्वेंस में होते हैं, जो कि 120 डिग्री पर ये कनेक्ट होते हैं। इनका जो फेज सीक्वेंस होता है वो 120 डिग्री रखा रहता है। ये फेज सीक्वेंस इंडिकेटर ये आप देख सकते हैं, ये 3 फेज सप्लाई में कनेक्ट होता है। आपको इमेज में आपको देखने को
मिल रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंसुलेशन ऑफ लो टेंशन केबल इज टेस्टेड एट द वोल्टेज लेवल। जो इंसुलेशन ऑफ लो टेंशन केबल के लिए कितने वोल्टेज का जो होता है वो आपको बता दें। इसमें जो लो टेंशन केबल के लिए यानी एलटी केबल के लिए लेस देन 1 केवी का होना चाहिए। वोल्टेज जो रेंज है वो लेस देन 1 केवी का होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में आपको दो देखने को मिल रहा होगा, एक 600 वोल्ट, एक 1100 वोल्ट, जो कि एक 600 से ज़्यादा ही लगभग होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 केवी से लगभग थोड़ा सा ही कम होता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये 11 यानी 1000 यानी कि 1100 वोल्ट का ये लो टेंशन केबल होता है, जो कि 1 केवी से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ इतना रेंज चलता है। उसके बाद बात करते हैं जो हाई टेंशन होता है वो 1 केवी से लेकर 11 केवी तक जो हाई टेंशन केबल होता है वो होता है। उसके बाद 11 केवी से लेकर 33 केवी तक सुपर टेंशन केबल होता है। उसके बाद 33 से 66 जो होता है वो सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है। उसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन एंड बोरान एंड जर्मेनियम आर विच टाइप ऑफ मटेरियल। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन, बोरान और जर्मेनियम किस प्रकार के पदार्थ हैं। आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अर्धचालक ये पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर नहीं होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सेलेनियम, टेलेनियम ये सभी जो हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं किटकैट फ्यूज आर मेड ऑफ। किटकैट जो फ्यूज है ये किसका बना होता है ये पूछा जा रहा है। ये पोर्सनील का बना होता है, जिसका जो इंसुलेटर जिस मटेरियल का बना होता है उसी मटेरियल का किटकैट फ्यूज भी बना होता है। ये पोर्सिलिन का बना होता है, जिसे हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ आप इमेज देखने को मिल रहा होगा। आगे बात करते हैं इसमें विच टाइप ऑफ लैम्प इज प्रिफर्ड फॉर सोलर लैम्प। सोलर लैम्प में कौन सा प्रकार का लैम्प प्रिफर किया जाता है, क्योंकि आपको बता दें जो सोलर लैम्प होते हैं इसमें डीसी सप्लाई मिलता है। डीसी सप्लाई से कौन सा इसमें लैम्प है जो चलता है। इसमें आप देखेंगे जो आर्क लैम्प है ये एसी पर वर्क करता है। टंगस्टन फिलामेंट जो आप वो येलो कलर का जो फिलामेंट लैम्प देखते हैं वो एसी पर वर्क करता है। सोडियम वेपर लैम्प ये भी एक एसी पर वर्क करने वाला है। इसमें जो केवल एक है एलईडी, ये एसी एंड डीसी दोनों पर वर्क करता है, इसलिए इसमें प्रिफर्ड सोलर लैम्प में कौन सा प्रिफर किया जाएगा, एलईडी। ये सभी भी वर्क कर सकते हैं बहुत जब हाई सोलर मतलब जो करंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत हाई करंट ये कंज्यूम करेंगे, इसलिए इसको प्रिफर नहीं कर सकते। इकोनॉमिकल ये नहीं है। इसमें एलईडी जो है वो इकोनॉमिकल होता है, सोलर लैंप के लिए प्रिफर्ड किया जाता है। आगे बात करते हैं जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज यूज फॉर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहाँ यूज किया जाता है, ये सीलिंग फैन यानी टेबल फैन जो आपके छत पर जो फैन मतलब छत पे जहाँ फैन लगा रहता है उसमें यूज किया जाता है, और टेबल फैन में भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन है ग्राइंडर, ये इसमें कौन सा मोटर लगा रहता है। इसमें यूनिवर्सल मोटर लगा रहता है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड का मोटर है। इसमें जैसे ग्राइंडर आप देखे होंगे इसमें कांस्टेंट स्पीड पे हाई स्पीड पे रोटेट करता है, जो कि एक 3000 आरपीएम पर ये रोटेट होता है। वॉशिंग मशीन में भी जो है यूनिवर्सल मोटर लगा रहता है। ड्रिल मशीन में भी यूनिवर्सल मोटर लगा रहता है। जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है इसमें जो ये सीलिंग फैन एंड टेबल फैन में लगा होता है। आगे बात करते हैं 9th क्वेश्चन में द रेंज ऑफ एन एमीटर में बी एक्सटेंड बाय द यूज ऑफ ए। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है जो एमीटर है, जैसे यहाँ एक एमीटर लगा हुआ है तो इसका जो रेंज है, जैसे कि ये 1 एम्पियर को माप सकता है, इसको हम इसका जो रेंज है 2 एम्पियर के लिए कैसे मापेगा, ये 3 एम्पियर के लिए इसका जो मापने का रेंज है उसको यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से एक जो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं उसमें, तो उसका जो एमीटर का रेंज है वो बढ़ जाता है। वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हमें सीरीज में रेजिस्टेंस का कनेक्ट करते हैं, जो कि हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कि इसमें जो एमीटर में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है वो
वो मैग्नीन का बना होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है ये मैग्नीन का बना होता है। और वोल्ट मीटर में जो सीरीज में कनेक्ट होता है वो कांस्टेंटन का बना होता है। जैसा कि यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं एमीटर का। यहाँ आपको बता दिए हैं एमीटर का जो रेंज है एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शंट यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस को लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड ऑन 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन, यानी 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा इंसुलेटर यूज किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसमें देख सकते हैं पिन एंड साइकिल टाइप, ये 132 केवी पर नहीं यूज किया जाता है, ये 33 केवी तक यूज किया जाता है ये। उसके बाद साइकिल आप देख सकते हैं, ये भी वही है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो डिस्क टाइप इंसुलेटर है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। 11 केवी से लेकर 132 केवी तक इसको यूज किया जाता है। डिस्क टाइप इंसुलेटर को ही सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं, जो कि ये सस्पेंशन टाइप, इसमें एक डिस्क ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो कि एक डिस्क जो है वो 11 केवी तक को झेल सकता है। जो केवी है वो फेज वोल्टेज होता है, इसमें लाइन वोल्टेज नहीं, वो फेज वोल्टेज को किया जाता है। जैसे कि मान लो 132 केवी का ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसमें पूछेगा कि कितने डिस्क यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 132 केवी ये क्या है, लाइन वोल्टेज है, इसको हम √3 से डिवाइड करेंगे। जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। √3 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम 11 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 8 आएगा, जो कि 7 पॉइंट कुछ आएगा। यानी इसमें क्या कितने डिस्क जो लगेंगे, वो 8 डिस्क लगेंगे 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में। आगे बात करते हैं, इसमें जो 11 क्वेश्चन क्या है, फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन एम्पियर मीटर इन ए एंड वोल्ट मीटर। यानी जो कि अभी आपको बताया है कि एमीटर में जो रेंज एक्सटेंड किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, पैरेलल में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, इसमें सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पैरेलल हो जाएगा मीटर और उसके बाद सीरीज हो जाएगा वोल्ट मीटर, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल एंड सीरीज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन में, इन ए सीरीज सर्किट द करंट फ्लो इन हाउ मेनी डायरेक्शन। इसमें पूछा जा रहा है जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं सर्किट, उसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये कोई सीरीज में सर्किट कनेक्ट हुआ है यदि, तो इसमें जो करंट है वो वन डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ आई करंट है, तो ये यहाँ भी आई करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये इसमें करंट जो होता है वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। ये पैरेलल में है तो करंट चेंज हो जाता है, यानी 2 डायरेक्शन में हो जाएगा। सीरीज में ओनली 1 डायरेक्शन एंड पैरेलल में 2 डायरेक्शन या 3 1 मोर देन 1 डायरेक्शन हो सकता है, कितने पैरेलल कनेक्ट हुए हैं। यानी सीरीज में ओनली 1 डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। आगे बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या दिए गए है, इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ एनी इंस्टॉलेशन व्हाट वुड बी द मेगर रीडिंग इन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। इसमें पूछा जा रहा है कि मेगर जो है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या मेजर करता है, यानी क्या नापता है। इसमें आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो मेगर है वो 0 मापन करता है, और जो इसमें ओपन सर्किट कंडीशन में ये इन्फिनिटी रीडिंग देता है। ये है मेगर, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच ऑफ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। आपको बता दें, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर होता है, वैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियोमीटर होता है, वो जैसे कि यहाँ कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये इसमें मतलब हाई वोल्टेज है, तो इसमें हाई वोल्टेज को नापने के लिए हमें एक पोटेंशियोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। पोटेंशियोमीटर में ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये जो हाई वोल्टेज है इसको क्या करता है, ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इधर हाई वोल्टेज रहता है, इधर
लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो इसके बाद यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा है वो आसानी से वोल्ट को नाप सके। जैसे इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि एक तरीके से क्या है, ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ये इसे हम बोल सकते हैं क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये है। इसको एक तरीके से क्या बोला जा सकता है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जनरली विच मेथड ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से जो अर्थिंग है वो यूज किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें एक प्लेट एंड पाइप के थ्रू जो अर्थिंग होती है वो दिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, हाउ इज पोल पिच कैलकुलेटेड। पोल को नापने के लिए, मतलब पोल को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूले का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, एन एस इक्वल टू क्या होता है, 120 एफ बाई पी होता है। यहाँ से ये पी क्या है, ये पोल है। पोल को नापने के लिए यहाँ से ये कर सकते हैं। इसमें इसमें पूछा क्या गया है, पोल नहीं पूछा गया है, पोल पिच पूछा गया है। ये सॉरी, इसमें पोल पिच क्या होता है, पोल पिच होता है एस बाई पी। यहाँ पोल पोल पिच इक्वल टू क्या होता है, एस बाई पी होता है, यानी स्लॉट स्लॉट पर पोल होता है। ये पोल पिच का फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट बटा नंबर ऑफ पोल्स होता है, यानी एस बाई पी होता है। पोल पिच इक्वल टू एस बाई पी, यानी नंबर ऑफ स्लॉट बटा नंबर ऑफ पोल्स होता है। यदि इसमें पोल पूछा होता है, पोल यानी यहाँ पोल पिच के स्थान पे यदि पोल पूछा होता तो क्या हो जाता है, तो एन एस इक्वल टू होता है 120 एफ बाई पी होता है। तो यहाँ क्या है, ये पोल है। पोल निकालने के लिए क्या कर देंगे, पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 एफ बाई पी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ एफ क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है, एन एस क्या है, ये एक स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड होता है। इसके बाद बात करते हैं 17वें क्वेश्चन में, जो स्पार्किंग है। स्पार्किंग अकर्स व्हेन ए लोड इज स्विच ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई, क्या होना चाहिए, हाई इंडक्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, इम्पीडेंस होना चाहिए, या कैपेसिटेंस होना चाहिए। क्योंकि इसमें स्पार्किंग का अकर कब होता है, जब एक हाई वैल्यू का जो इंडक्टेंस होता है वही इसमें स्पार्किंग अकर करने का काम करता है। क्योंकि जो इंडक्टेंस होता है वो करंट के अपोज का विरोध करता है, इसलिए जैसे ही करंट उसमें अचानक से स्विच ऑफ होगा, यानी कट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक स्पार्क जनरेट होगा। तो इसलिए इसमें जो जहाँ हाई वैल्यू का इंडक्टेंस लगा होता है वहाँ स्पार्क होने के चांसेस होते हैं। आगे बात करते हैं, द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर इज अचीव्ड बाई। स्पीड मोटर जो है, मतलब यूनिवर्सल मोटर है, उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। हम आपको क्लासेस में पूरा बताएंगे कौन कौन से मेथड होते हैं स्पीड कंट्रोल के। इसमें कैपेसिटर कनेक्टेड ये कोई मेथड नहीं होता है। इसमें फील्ड टैपिंग ये होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, वेरिंग द फील्ड फ्लक्स एंड टैप फील्ड वाइंडिंग, ये यूज किया जाता है, ये होता है। इसके बाद रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है, फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड होता है। ये तरीके हैं सभी जो स्पीड कंट्रोल मेथड होते हैं। इसमें एक ये भी है, वेरिंग द फील्ड फ्लक्स एंड टैब फील्ड वाइंडिंग, ये भी कंट्रोल करता है, स्पीड कंट्रोल में यूज किया जाता है। इसमें कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल ये सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें स्टेपर मोटर आर मोस्टली यूज फॉर। स्टेपर मोटर में कौन से यूज किए जाते हैं, मतलब कहाँ पर मोस्टली यूज किए जाते हैं। स्टेपर मोटर ये एक कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन है, जैसे कि इसमें जो स्टेपर मोटर होता है ये फीडबैक के थ्रू ये वर्क करता है। जैसे कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें, यहाँ मान लो ये कोई सिस्टम है, तो यहाँ जब मोटर, ये जो मोटर लगा रहेगा, इसकी यहाँ जो, मतलब जो स्पीड आएगी वो इसके रिकॉर्डिंग फिर से यहाँ से ये इसका फीडबैक, ये फीडबैक लेगा कि कितना उसमें स्पीड क्या चाहिए, तो इसके रिकॉर्डिंग ये वर्क करता है। यानी कि ये फीडबैक यानी कंट्रोल सिस्टम पर ये पूरा तरीके से वर्क करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें घड़ी में जो लगा रहता है, इसमें स्टेप स्टेप बाई ये कनेक्ट होता रहता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर आर दियर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर आर दियर। स्टार्टर, डीसी मोटर में जो स्टार्टर हो वो तीन तरीके से
मतलब होते हैं, जिसमें से एक होता है 2 फेज स्टार्टर, एक होता है 3 फेज स्टार्टर, एक होता है 4 फेज स्टार्टर। ये 3 तरीके से ये स्टार्टर लगे होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका जो कॉपर का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है जो है वो 29 है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं 22 क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्स इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ये पीरियोडिकली यानी आवर्तकाल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, तो वो कौन सा करंट होता है? वो एक एसी होता है जो कि ये पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट यानी रिवर्स करता रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये पीरियोडिकली ऐसे रिवर्स करता रहता है। ये इतना जो इसका पीरियड है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये बार बार इसी अपने आप को रिपीट करता रहता है, इसलिए एसी करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें सीआरओ से क्वेश्चन पूछा गया है। इन ए सीआरओ विच विथ ए स्वीप टाइम ऑफ 10 मिली सेकेंड अक्रॉस द स्क्रीन दैट अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टली सातूथ फ्रीक्वेंसी विल बी। यहाँ आपको क्या पूछा जा रहा है, जो टाइम है वो दिया जा रहा है 10 मिली सेकेंड और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/t। यहाँ 1/t होता है, तो फ्रीक्वेंसी के स्थान पे यहाँ आप क्या रख देंगे, जो टाइम है यहाँ 10 मिली सेकेंड रखेंगे। 10 इंटू 10⁻³ यानी ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मिली से किलो हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद 1/10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 यानी के यानी इंटू 10⁻³ ये हर्ट्ज हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 हर्ट्ज आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1/t के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं 24 क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्टेड विथ। जो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें कौन से स्टार्टर का यूज किया जाता है? इसमें जो DOL स्टार्टर है इसको भी यूज किया जाता है, स्टार डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज किया जाता है। बट यही क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टेड यूज किया जाता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस स्टार्टेड आपको बताना पड़ेगा। स्क्वायरल केज में ये दोनों यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं 25 नंबर में। इन द मूविंग सिस्टम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हियर स्प्रिंग इज मेड ऑफ। यानी इसमें पूछा जा रहा है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो स्प्रिंग बना होता है वो किसका बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो कि एक फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, जो कि एक लाइट वेट होता है, हल्का होता है। और उसके बाद बता दें, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो स्प्रिंग रहता है, इसी से आपको सप्लाई भी दिया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और ये क्या काम करता है, स्प्रिंग का क्या काम होता है, ये कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है। आपको सब कुछ क्लास में एकदम अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि क्या स्प्रिंग कैसे काम करता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। सब कुछ आपको कैसे मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये सभी आपको सब कुछ अच्छे से क्लास में बताएंगे। सबसे पहले जो क्लास आएगी वो मेजरमेंट पर ही आएगी। आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे कि आपको जो अ, मापन उपयंत्र है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मीटर कैसे मापता है, वोल्ट मीटर कैसे मापता है, वाट मीटर, मेगर। इन सभी टॉपिक्स को हम सबसे पहले आपको बताएंगे। उसके बाद फिर मोटर बताएंगे, मतलब मशीन के बारे में बताएंगे, फिर पावर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। ऐसे 1 बाय 1 आपको सभी क्लासेस PGCIL के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को बता दें। इस चैनल पर जो है PGCIL जूनियर टेक्नीशियन के रिगार्डिंग सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं जो 26 नंबर में है, द गैस यूज्ड इन हेलोजन लैम्प में। हेलोजन लैम्प में कौन सा गैस यूज किया जाता है, सिंपल सी बात है, हेलोजन गैस यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें टू वे स्विच आर यूज्ड इन। ये टू वे स्विच क्या होता है, इसको आपको जानना चाहिए। ये टू वे स्विच जो है ये मतलब जहाँ पर आपको जैसे एक स्विच से दो दो वर्क करना है, मतलब दो जगह वर्क करना है। जैसे कोई मान लो यहाँ सीढ़ी है, यहाँ सीढ़ी से यहाँ मान लो एक एक रूम यहाँ है और एक रूम यहाँ है।
आपको यहाँ से यहाँ आप जैसे यहाँ से ये बटन ऑन किए तो यहाँ का भी ये ऑन हो जाएगा। यहाँ चढ़ने के बाद यहाँ से यदि आपको ये ऑफ करना है तो ये ऑफ करेंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा। यानी एक स्विच से दोनों स्विच को जो वर्क है वो किया जाता है। ये यानी कि ये कहाँ किया जाता है, ये स्टेयर केज में यानी वायरिंग में यूज किया जाता है, जहाँ पर सीढ़ियों में यूज किया जाता है। आप सिंपल सी बात करें, इसका मतलब ये होता है ये सीढ़ियों में यूज किया जाता है, जहाँ सीढ़ियों पर वायरिंग की जाती है वहाँ टू वे स्विचेस यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं इसमें जो 28 नंबर में है, आयरन निकल एंड कोबाल्ट आर मेटल्स। जो आयरन निकल एंड कोबाल्ट हैं ये किस तरीके के धातु हैं, आपको बता दें ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला 29 नंबर में, ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी वर्किंग एट द मैक्सिमम इफिशियंसी व्हेन। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ट्रांसफार्मर में। मैक्सिमम इफिशियंसी यानी अधिकतम दक्षता वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं किस मतलब वर्क किस कंडीशन पे वर्क करते हैं ये आपको बताना है। इसके लिए आपको पीसी इक्वल टू पीआई यानी आपको जो आयरन लॉस होते हैं वो कॉपर लॉस के यदि इक्वल हो जाते हैं तो जो ट्रांसफार्मर में है वो मैक्सिमम इफिशियंसी अपना प्रोवाइड करने लगता है। ये इसका कंडीशन होता है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद इसमें 30 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया है, द मास ऑफ मटेरियल डिपॉजिट ओवर एन इलेक्ट्रोड इज। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मटेरियल जो डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड में वो क्या मास का मतलब होता है कितने। इसमें जो इसका राइट आंसर है वो प्रोपोर्शनल टू द करंट ओनली ये होता है। ये आपको क्लास में बताएंगे कि इसके अच्छे से कि मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कैसे होते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको अच्छे से। उसके बाद यहाँ से 31 नंबर से क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है ये सभी ये जो क्वेश्चन बताएं आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ, इससे भी बेहतर आपको अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे बताने के लिए। और आपको जो क्लासेस जब स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ आपको फुल्ली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सब कुछ जो इमेजेस के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में कोई तरीके से कमी ना हो और आपको बेहतर से बेहतर आपका एग्ज़ाम हो सके। आप कहीं यदि आपसे यदि कहीं से आप बैच लिए हुए हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आपका जो है वो बेहतर हो सकेगा। आप और जगह से भी पढ़ सकते हैं ताकि आपका कोई कमी न रह जाए। यहाँ हम आपको सब कुछ बता देंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि सबका मदद हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।